यस बच्चा लोग, तो देखो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। और उसके हमने 3 लेक्चर्स कर लिए थे जिसमें हमने सारे मेथड्स जो है ना बेटा अच्छे से पढ़ लिए थे, कि सारे के सारे मेथड्स जो हैं हमने वो एल्जेब्रिक और ग्राफिकल मेथड हमने अच्छे से पढ़ लिए थे। मैंने आपको बोला था इसके 2 लेक्चर और लूंगा जिसमें हम लोग इसकी और प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, लगभग वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग ज़्यादा करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चा लोग हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है एडू कनेक्ट, उस पर हमने 10वीं के लिए एक बैच लॉन्च किया था अल्फा 1, उसी को हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। और तीसरा चैप्टर जो है आपका लगभग बाइंड अप होने वाला है, एक क्लास ये है और अगली क्लास और लूंगा, उसमें हमारे 3 चैप्टर्स जो हैं बेटा खत्म हो चुके होंगे, 1, 2 और 3। और अप्रॉक्स हमने 1, 2, 3 का जो वेटेज देखा तो टोटल हमारे 17 से 18 नंबर का ये तीनों चैप्टर्स का वेटेज है किसी भी बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, राइट। ये चैप्टर हमारा कितने नंबर का है बच्चा लोग, 6 मार्क्स का चैप्टर है। तो चलो जो हमारे पुराने वीडियोस हैं वो एक बार आप देख लेना, जिससे कि आपको एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक में बेटा 2 कौन कौन से थे, एक था सब्स्टिट्यूशन और एक था एलिमिनेशन। तो अब आज का पहला सवाल चलो हम लोग शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो पहला सवाल क्या दे रखा है बेटा, ये सीबीएसई 2024 में आया था, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई एल्जेब्रिकली। देखो इन्होंने क्या बोला है, एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। तो एल्जेब्रिकली का मतलब 2 मेथड हो गए हमारे पास, कौन कौन से मेथड हो गए, दो मेथड कौन कौन से हो गए, एक हो गया बेटा सब्स्टिट्यूशन और एक हो गया बेटा एलिमिनेशन। तो अब इसमें से किसी भी मेथड को आप यूज कर सकते हो, बिकॉज एल्जेब्रिक में 2 ही मेथड हमने पढ़े हैं, तो दोनों में से आपको जो आता है वो लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। हमारी पहली इक्वेशन क्या है बच्चा लोग, x + 2y = 9, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, देखो y - 2x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, y - 2x। तो उसको ध्यान से लिखना, पहले x नहीं लिखा हुआ, पहले y लिखा हुआ है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो अब हम लोग इस पे मेथड नंबर 1 लगा रहे हैं। मेथड नंबर 1 कौन सा हुआ हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन में बेटा क्या करते थे हम लोग, एक इक्वेशन से या तो x का वैल्यू निकाल लो या फिर y का वैल्यू निकाल लो, और दूसरी में क्या कर दो, उसको पुट कर दो, दूसरी में क्या कर दो, उसको पुट। तो मैंने बेटा फ्रॉम इक्वेशन 2 किया, मतलब इक्वेशन 2 से मैं y का वैल्यू निकाल रहा हूं। तो बेटा y बराबर कितना आ जाएगा, ये जब माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 + 2x, ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 1। जिस इक्वेशन का यूज नहीं किया अब उसका यूज करने वाले हैं। तो y का वैल्यू हम लोग एज इट इज पुट कर देंगे, x + 2 × y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + 2x। समझ में आया कि नहीं आया बच्चा लोग। तो यहां से देखो क्या आएगा, x प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4x = 9। अब बेटा देखो x + 4x, एक आलू प्लस 4 आलू, आलू आलू हो गए, लाइक टर्म्स हैं, क्या हैं, लाइक टर्म्स। तो एक आलू प्लस 4 आलू कितने आलू हो गए बेटा, 5 आलू, और 9 में से कितना माइनस हो जाएगा, 4। तो 5x बराबर कितना आ गया बच्चा लोग, 5। तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। और x का वैल्यू अब इक्वेशन 3 में पुट कर दो, पुट x इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 में x का वैल्यू पुट करेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा, 2 + 2 × 1। तो y बराबर कितना मिल गया बच्चा लोग, 4 मिल गया। तो y का वैल्यू क्या हो गया, 4। तो सॉल्यूशन आ गया कि नहीं आ गया, x का वैल्यू होगा 1 और y का वैल्यू होगा 4। समझ में आया कि नहीं आया। ये मैंने कौन सा मेथड अप्लाई किया है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया है। अब इसी को हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड का मतलब मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 से सॉल्व करेंगे तो हम लोग कौन सा मेथड लगाने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाने वाले हैं। कौन सा मेथड लगाएंगे बच्चा लोग, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन है x + 2y = 9। तो x + 2y = 9। और दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चा लोग, माइनस, अब देखो इसमें y के नीचे y लिखना होता है तो x को पहले लिखेंगे, तो x नेगेटिव है बेटा, तो -2x और y कैसा है, प्लस का, तो -2x + y और कितना है, = 2। ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। बताओ समझ में आया मैंने कैसे लिखा इसको, किस तरह से लिखा, x के नीचे x आ रहा है, y के नीचे y आ रहा है। अब हमको क्या करना होगा, एलिमिनेशन लगाने के लिए हमको
कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा जिस भी वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है। तो जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, मैंने सोच लिया बेटा मेरे को x को एलिमिनेट करना है, तो x को एलिमिनेट करना चालू करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको, इक्वेशन 1 को, किससे, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 18, और इधर क्या है, माइनस 2x प्लस y बराबर 2। समझ में आया कि नहीं आया, अरे आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। अब इसको देखो, ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो डायरेक्टली कट गया कि नहीं कट गया। तो यहां से क्या मिला, 5y इक्वल्स टू 20, तो y बराबर कितना आ गया बच्चा लोग, 20/5 कितना आ गया, 4 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 4। और y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1, तो x प्लस 2 इंटू 4 बराबर 9, तो x प्लस 8 बराबर 9, तो x बराबर कितना आ गया बच्चा लोग, 9 माइनस 8 मतलब 1। तो देखो सॉल्यूशन तो सेम ही आना है, क्योंकि एक लीनियर पेयर का एक ही सॉल्यूशन होगा, है ना। तो अलग अलग तो वैल्यू आएगी नहीं। यहां से भी क्या आया, x बराबर 1, y बराबर 4, और पिछले वाले मेथड से भी क्या आया बच्चा लोग, x बराबर 1 और y बराबर 4। तो मैंने दोनों मेथड आपको सिखा दिए, दोनों मेथड आपको समझा दिए। आपको इसको एग्जाम में सिर्फ एक ही मेथड से करना है। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन यूज करो, आप चाहो तो एलिमिनेशन यूज करो। बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आते हैं हम लोग हमारी वर्ड प्रॉब्लम पे, और ये वर्ड प्रॉब्लम बेटा कैसी है, एज वाली प्रॉब्लम्स हैं। देखो मैंने आपको फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम्स अच्छे से करा दी थी, ये एज वाली प्रॉब्लम्स हैं। एज का मतलब यहां पे हमको किसी ना किसी आदमी की, या किसी ना किसी पापा की, या किसी ना किसी बेटे की बेटा क्या निकालनी पड़ेगी, एज निकालनी पड़ेगी। तो सवाल को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसको कंक्लूड करेंगे हमारी इक्वेशंस में, उसको हम लोग सॉल्व करके, उसको हम लोग समझ के क्या बनाने वाले हैं, इक्वेशंस बनाने वाले हैं। आई बात समझ। तो अभी सवाल को पढ़ना चालू करते हैं। तो सवाल को पढ़ते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 3 years ago, 3 साल पहले। 3 साल पहले क्या था, रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। मतलब रश्मि जो है वो नजमा की 3 गुना थी, 3 गुना एज में थी बेटा, है ना। और 10 years लेटर, अब लेटर का मतलब 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद रश्मि विल बी ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब डबल हो जाएगी, ट्वाइस का मतलब 2 गुना, ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा नाउ, मतलब अभी वो कितने साल की हैं। तो मैंने आपको बोला था कि वर्ड प्रॉब्लम का मतलब एक ही है, जो चीज पूछी जा रही है उसी को हम लोग क्या मानेंगे, हमारा वेरिएबल। तो मान लिया कि लेट प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट का मतलब अभी कितने साल के हैं, तो प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि, ठीक है बेटा। तो प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि हमने क्या मान ली, x ईयर मान ली, कितनी मान ली, x ईयर। और प्रेजेंट एज ऑफ नजमा वो क्या मान ली बेटा, हमने y ईयर मान ली, कितनी मान ली, y ईयर। तो रश्मि को मान लिया x और नजमा को मान लिया y, उनकी प्रेजेंट एज, है ना। अब पहली स्टार्ट करते 3 years ago, 3 साल पहले। तो बेटा 3 साल पहले पहले जाना पड़ेगा आपको, है ना। 3 साल पहले ऐसे नहीं कि हमने सोच लिया, तो 3 साल पहले जाओ। तो बिफोर 3 years, यहां पे क्या लिखेंगे, बिफोर 3 years। 3 साल पहले क्या हुआ होगा, जो बेटा रश्मि है ना, रश्मि अभी कितने साल की है, कितने साल की है, x साल की है। तो 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, x माइनस 3। बताओ होगी कि नहीं होगी, समझ में आया। जैसे भाई आज तुम मान लो 16 साल के हो, तो 3 साल पहले कितने होंगे, 16 में से 3 माइनस करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करेंगे। और नजमा जो है बेटा वो कितने साल की हो जाएगी, नजमा हो जाएगी y माइनस 3। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो इसकी इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। तो रश्मि जो है ना बेटा ऑलरेडी 3 टाइम्स थी, तो दोनों को इक्वल करने के लिए, दोनों को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, नजमा को। जैसे मान लो मैंने बोला कि भैया मेरी एज मेरी बेटे से है ना बेटा 4 टाइम्स है, मेरी एज मेरे बेटे से क्या है 4 टाइम्स। तो जब मेरे को और मेरे बेटे को इक्वल करना पड़ेगा, तो बेटे को मल्टीप्लाई करोगे कि मेरे को मल्टीप्लाई करोगे, अब बेटा मेरे को मल्टीप्लाई करोगे तो मैं और ज्यादा बुढ़ा हो जाऊंगा, समझ में आया। तो मेरे को और मेरे बेटे को इक्वल करना है,
तो मेरे बेटे को ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? आई बात समझ के नहीं आई? तो रश्मि तो बेटा ऑलरेडी 3 टाइम्स है, नजमा को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में ले आओ, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस 9। तो एक तरफ वेरिएबल ले आते हैं x माइनस 3y, और इधर जब ये +3 होगा तो -6 हो जाएगा। बताओ पहली इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? बताओ पहली बन गई ना? समझ में आया कि नहीं आया? अब दूसरी चीज कहानी चालू करते हैं। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, तो आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल बाद क्या होने वाला होगा बेटा? रश्मि जो है वो क्या हो जाएगी? अभी कितने साल की थी? हमने कितनी मानी थी? x। तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा उसका एज? उसका एज 10 साल ज्यादा हो जाएगा, तो उसका एज कितना हो जाएगा? x + 10। और नजमा कितने की हो जाएगी बच्चा लोग? नजमा हो जाएगी y + 10। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसकी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, है ना। अभी अभी बताया मैंने कि रश्मि जो है वो ट्वाइस हो जाएगी, है ना। रश्मि ट्वाइस हो जाएगी, इसका मतलब मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा? नजमा को करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा बच्चा लोग? नजमा को। तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? तो बताओ इक्वेशन क्या बनी? x माइनस 2y, ये 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 10। और ये क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है बच्चा लोग, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और हमको क्या मिल जाएगा? x और y। तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम लोग मेथड यूज करते हैं एलिमिनेशन, है ना। वही सिंपल पड़ेगा, दोनों में x x आ रहा है। तो क्या लिख दोगे? सॉल्विंग 1 and 2 बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y इक्वल्स टू -6 और x माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस का 10, है ना। यहाँ पे प्लस का 10 है तो 10 लिखेंगे। अब देखो बेटा x और x दोनों में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक का साइन, दोनों का साइन प्लस है तो एक का नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये तो कट गया, तो यहां से कितना आया? -y बराबर -10 और -6 कितना हो गया? माइनस का 16। तो बेटा y बराबर कितना आ गया? 16। y बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? अब x निकालना है, तो x कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दो, चाहो तो इक्वेशन 1 में, चाहो तो इक्वेशन 2 में। तो मैंने क्या किया? y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं, है ना। तो पुट y, अभी यहां पे थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूं, है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पुट y इन इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं ना। तो 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा? x बराबर, देखो बेटा मैं डायरेक्टली पुट करके बता देता हूं, 10 और इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 32। तो x बराबर कितना आ गया? 42। x बराबर कितना आ गया? 42। इसका मतलब रश्मि की प्रेजेंट एज कितनी हो गई बेटा? 42। और नजमा की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? 16। कितनी हो गई? 16। अब हम लोग अगर इसको चेक करना चाहें कि सर हमको चेक करके बताओ ये कंडीशन कैसी थी 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले, 3 साल पहले जाओ तो 3 साल पहले ये कितने की हो जाएगी बेटा? 39। ये कितने की हो जाएगी? 39। और ये कितने की हो जाएगी बेटा? 13। अब आप देख सकते हो 13 का 3 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब सही है हमारा आंसर। एक और कंडीशन चेक करते हैं। 10 साल बाद, 10 साल बाद ये कितने की हो जाएगी बेटा? 52। कितने की हो जाएगी? 52 की हो जाएगी। और ये 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 26 की हो जाएगी। तो देखो इसका 2 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा? और यहाँ पे 3 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। सही है कि नहीं बताओ बच्चा लोग? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एज वाली प्रॉब्लम्स में एकदम ध्यान रखना है, कितने साल पहले जाना है, कितने साल बाद में जाना है, और फिर उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक एमसीक्यू है बेटा जो 2023 में आया था कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशंस को डिनोट करेगा? यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी और नो सॉल्यूशन। इसका मतलब हमको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो पहली इक्वेशन है बेटा x + 2y + 5 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा? -3x - 6y + 1 बराबर 0। तो इन दोनों का इक्वेशन को चेक करने के लिए हमारे पास क्या रूल होता है? हम लोग क्या निकालेंगे? a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो a1 कितना है बताओ? 1। a2 कितना है बताओ? -3। तो ये तो सॉल्व हो गया।
b1/b2 कितना है 2/-6 कितना आया माइनस का 1/3, सही है कि नहीं। और c1/c2 करेंगे कितना आएगा 5/1। अब आप देख सकते हो ये भी -1/3 है, ये भी -1/3 है, बट ये -1/3 नहीं है। इसका मतलब कंडीशन क्या लगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। याद करो बच्चा लोग, कौन सी लाइन होंगी ये, कौन सी लाइन होंगी बेटा, पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। और पैरेलल लाइंस के लिए आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइनें कभी मिलेंगी ही नहीं, और मिलेंगे ही नहीं तो इनका सॉल्यूशन नहीं आएगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात, बताओ, क्लियर हो गया। तो ये कंडीशन एक बार याद कर लेना, a1/a2 b1/b2 और c1/c2, इसकी 3 कंडीशंस होती हैं, तीनों कंडीशंस हमको याद रखनी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बच्चा लोग, अरे बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अभी देखो ये वही सवाल है और आई थिंक ये एनसीईआरटी में भी है, अच्छा सवाल है ना, अच्छा सवाल है, फ्रैक्शन वाले सवाल भी आते रहते हैं। अब सुनो, अगर मैं 1 ऐड करूंगा न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करूंगा 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इसका मतलब फ्रैक्शन ही मानना पड़ेगा। याद करो पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ाया है, सर ने आपको पढ़ाया है कि फ्रैक्शन मान लिया जाएगा x/y, समझ में आया कि नहीं आया। तो लेट हमने फ्रैक्शन मान लिया बच्चा लोग x/y, और अब अपन सीधा लिख देंगे, ये तो हमने किया हुआ है ना सवाल, अरे बताओ तो ये तो किए हुए हैं ना बच्चा लोग, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ऐड करो न्यूमरेटर में 1 और सब्ट्रैक्ट करो डिनोमिनेटर में से 1, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसका मतलब यहां से इसको सॉल्व करो, x+1 बराबर y - 1, समझ आया कि नहीं आया। तो इक्वेशन क्या बन गई बच्चा लोग, x - y बराबर -2। पहली इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, बन गई। अब दूसरी की बारी, तो दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, अ फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/2, ये बेटा 1/2 बन जाएगा। कब बन जाएगा, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब नीचे अगर सिर्फ एक ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 2x बराबर y + 1, तो क्या आ गया 2x - y बराबर 1। ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब दोनों को किससे सॉल्व कर देंगे बच्चा लोग, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1। दोनों का देखो यहाँ पे y का देखो, y का क्या चल रहा है, दोनों जगह माइनस माइनस है कि नहीं, सेम है। इसका मतलब माइनस प्लस माइनस कट गया, -x बराबर कितना आया बेटा -3, तो x बराबर कितना आ गया 3। x बराबर 3 कहीं पे भी रख दो, y का वैल्यू आ जाएगा। तो x की जगह 3 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 उधर जाएगा तो 5 आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, द आंसर विल बी, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/5। समझ आया कि नहीं आया, है ना। ऐसे सवाल तो आपने बहुत सारे किए, तो ये तो 2 ही मिनट में सॉल्व हो गया होगा। बताओ सीख गए कि नहीं सीखे, अरे बताओ तो जरा, सीख गए ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। देखो अब ये वही एज वाली वर्ड प्रॉब्लम हो गई, बट ये एमसीक्यू में आया था बेटा। ये कौन सी वर्ड प्रॉब्लम है, एज वाली, जो अभी अपन ने करी थी 2022 में आया था ये सवाल, सीबीएसई के 2022 के पेपर में आया था। अ फादर इज 3 times। अच्छा हम लोग सीबीएसई के सवाल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्टेट बोर्ड में भी उसी के जैसे सवाल आने वाले बेटा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि सर स्टेट बोर्ड का तो आप सवाल ही नहीं ले रहे हो। हमारी मैथमेटिक्स की एक ही किताब है बेटा एनसीईआरटी है, उसी में से पेपर बनना है, उसी में से सब कुछ आना है, उसी के जैसा ही आना है, बस घुमा फिरा के थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट होगा। तो उतना हम लोग घुमा घुमा के पढ़ रहे हैं ऐसे घुमा घुमा के मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको घूम घूम के वो आंसर्स भी निकल जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। अ फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। उस एक जो बेटा पापा है ना, एक पापा अपने बच्चा के जो है ना वो 3 times हैं, 3 times मतलब पापा बड़े होंगे बच्चा बड़ा नहीं होगा, ठीक। इन 12 years टाइम, 12 years के बाद, इन टाइम का मतलब 12 years के बाद ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। 12 साल के बाद वो अपने बच्चे के 2 times हो जाएंगे। द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, फादर एंड सन, मतलब दोनों की प्रेजेंट एज का क्या निकालना है बच्चा लोग, सम निकालना है। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट एज मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, प्रेजेंट एज। किस किस की मान लेते हैं बेटा, फादर की मान लो x,
फादर की क्या मान ली x, और उसके बच्चा की मान ली बेटा y, उसके बेटे की क्या मान ली y। तो पहली इक्वेशन क्या बन रही है आपके सामने, अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो बेटा पापा 3 टाइम्स है तो बच्चे को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आया कि नहीं आया? अगर पापा को मल्टीप्लाई करोगे तो पापा और बड़े हो जाएंगे, हैं, बच्चा वहीं रह जाएगा, है ना? आई समझ में कि नहीं आई? ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, 12 साल के बाद, तो आफ्टर 12 ईयर्स, तो बेटा 12 साल के बाद क्या होने वाला होगा, आफ्टर 12 ईयर्स क्या हो जाएगा, तो आफ्टर 12 ईयर्स बेटा फादर कितने के हो जाएंगे, है ना, पापा कितने साल के हो जाएंगे, x + 12, और उनका बच्चा कितने साल का हो जाएगा, y + 12। तो अब पापा जो है ना बेटा ट्वाइस होने वाले हैं, पापा क्या होने वाले हैं, ट्वाइस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, बच्चा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई, x + 12 = 2y + 24। तो इक्वेशन क्या बनी बच्चा लोग, x - 2y = 12। ये दूसरी इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? अब यहां तो देखो x का वैल्यू हमारे पास है ही, इक्वेशन 1 से पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 3y - 2y = 12। तो y बराबर कितना आ गया, 12, और y को यहां पे पुट करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 36। इसका मतलब पापा बेटा कितने साल के हैं, 36 के हैं, बेटा कितने साल का है, 12 साल का है। इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है, पापा भी आ गए, बेटा भी आ गया। पर हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। क्या पूछा है, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के बताना पड़ेगा। तो 36 और 12 तो कितना आ गया बेटा, 48। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, 48 ईयर्स। द आंसर विल बी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 48 ईयर्स। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार जब हम लोग एक जैसी प्रॉब्लम करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स आने लग जाएंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल है। अगर आप इसको देखो, मैं बता रहा हूं कि अगर आप इसको दिमाग से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, और अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जाओगे कि नहीं सर हम तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सुनो, पहली इक्वेशन क्या है, 17x - 19y = 53, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 19x - 17y = 55 तो इसका क्या बताना है, देन वैल्यू ऑफ x + y बताना है। तो वैल्यू ऑफ x + y, अब आप देखो तो बेटा यहां पे 17 यहां है, यहां पे 17 यहां है, यहां पे 19 यहां पे, यहां पे 19 यहां पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दिया। जब ऐसा सवाल होगा तो आप डायरेक्टली उसको एलिमिनेट कर दो, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। आप डायरेक्टली उसको क्या कर दो, एलिमिनेशन मेथड, मतलब माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? 17 में से 19 गए तो बेटा कितना बचा, माइनस का 2x, -19 और प्लस का 17 तो कितना हो गया, माइनस का 2y, और 53 - 55 कितना हो गया, माइनस का 2। अब आप देखो तो जरा, -2 कॉमन आया तो x + y ब्रैकेट में बचा, -2 से -2 उड़ गया बेटा, कितना बचा, 1। तो x + y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब वैल्यू ऑफ x + y कितनी होगी, 1 होगी। खत्म हो गया सवाल। और अब आप सोचते कि सर पहले x निकाल लें फिर y निकाल लें तो कितना टाइम लग जाता, हमको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता कि नहीं लग जाता। इसलिए इस चीज से बचना है। अगर कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली क्या कर दो, एक माइनस कर दो, प्लस कर लो, कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको अच्छा सा मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, द वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द टू इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, 32x + 33y = 34, और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा, 33x + 32y = 31। तो अब इसको अपन को ये बताना है कि वैल्यूज कौन कौन सी सेटिस्फाई करने वाली है इनको, है ना, वैल्यूज। अब आप देखो, फिर से देखो बेटा, यहां पे हमको x और y अलग अलग निकालना है। 32 और 33 इंटरचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। तो एक बार माइनस करके देख दो। तो इनको मैंने माइनस कर दिया, तो 32 - 33 कितना हो गया, माइनस का x, 33 - 32 कितना हुआ बेटा, प्लस का y, बराबर कितना हो गया, 34 - 31 कितना हो गया, 3। तो पहली इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? अब दूसरी इक्वेशन निकालनी है। तो 32x + 33y = 34, और 33x + 32y
इज इक्वल टू 31। एक बार इन दोनों को प्लस करो तो ये देखो कितना आएगा, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 65x प्लस 65y इज इक्वल टू कितना आ गया 65। तो बेटा यहां से इक्वेशन बनी x प्लस वाई बराबर 1। तो अब आपके पास देखो दो छोटी छोटी इक्वेशन बन गई। आपको इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, आपको छोटी छोटी इक्वेशन बना के दे दी मैंने। पहली इक्वेशन है बेटा x प्लस वाई बराबर 1 और दूसरी इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। एक बार जोड़ दो तो 2y बराबर कितना आ गया 4, तो y बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर 2 आएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा -1। तो आंसर होगा ए ऑप्शन -1, 2। तो आपको अपने दिमाग से खेलना है, ब्रेन से खेलना है। आपको जब कोफिशिएंट्स एक जैसे दिख रहे हैं तो आप एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, समझ में आ गया होगा कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ ये रहा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ था, ये रहा। देखो ये वाला सवाल बेटा 2014 में आया था, है ना। एक वर्ड प्रॉब्लम है, आई थिंक आप हाई क्वालिटी पे देखना थोड़ा। मैंने क्या इसको ये जो है ना क्या है चेप दिया है ना स्क्रीन पे सवाल को, मतलब कॉपी पेस्ट टाइप नहीं किया बेटा इन लोगों ने, है ना। इन्होंने सिर्फ क्या कर दिया, इक्वेशन को जो क्वेश्चन है ना उसको स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया है। तो थोड़ा हाई क्वालिटी पे देख लेना, है ना। इट विल बी, हमारा कैमरा अच्छा है, आपको अच्छा दिखेगा अगर हाई क्वालिटी पे देखो, एक एक चीज क्लियर दिख जाएगी। तो सवाल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सीता देवी वांट्स टू मेक अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड। रेक्टेंगुलर का मतलब बेटा ऐसा तालाब बनाना है, पॉन्ड का मतलब तालाब। तो रेक्टेंगल बना दिया कि नहीं बना दिया हमने? चलो बना दिया। ऑन द रोड साइड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर फॉर द स्ट्रीट एनिमल्स। मतलब ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, है ना। हम लोगों को भी बर्ड्स के लिए या कुछ एनिमल्स, गाय, हमारी गाय माता है, उनके लिए एक घर के बाहर अगर पानी भर के रख दोगे तो गर्मियों के टाइम में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना, तो वो जानवरों को पानी मिलेगा, अच्छा है ना। तो ये एक बहुत अच्छा थॉट भी है ना। ऐसा जो है होना चाहिए, है ना। चिड़ियाओं के लिए, कबूतर, ये सब जो बर्ड्स होते हैं बेटा, उनके लिए हम लोग एक मटकी, छोटी सी मटकी में पानी रख सकते हैं। एक ऐसे बाउल सा आता है ना बेटा, एक मिट्टी का, उसमें, ठीक है। या फिर अगर अगर घर अच्छा है, बड़ा है, बाहर जगह है ना, गेट के बाहर साइड में, तो वहाँ पे हम लोग जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, है ना, स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, उनके लिए एक अच्छा सा एक वो रखा सकते हैं। उसकी प्रॉपर साफ सफाई भी फिर करनी चाहिए हम लोगों को। द एरिया ऑफ द पॉन्ड विल बी डिक्रीज्ड। अब ये जो, अब इसके एरिया की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है? एरिया की बात। द एरिया ऑफ द पॉन्ड विल डिक्रीज बाय 3 स्क्वायर फीट इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 1। ऐसा हो जाएगा अगर ऐसे ये सब पढ़ के हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इफ इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय 4 स्क्वायर फीट, अगर एरिया को 4 स्क्वायर फीट से इंक्रीज कर दिया तो लेंथ जो है वो 1 फीट इंक्रीज हो जाएगी और ब्रेड्थ जो है वो सेम रहेगी। ब्रेड्थ जो है वो क्या रहेगी? सेम। फाइंड द डायमेंशंस। तो हमारा काम है पॉन्ड की डायमेंशंस निकालना। अब पॉन्ड कैसा है बेटा? रेक्टेंगुलर है। तो हमने क्या मान लिया कि लेट लेंथ जो मान ली, लेंथ को मान लिया बेटा x, है ना। फिट में चल रहा है तो फिट मान लो, मीटर में चल रहा है तो मीटर मान लो। और ब्रेड्थ को क्या मान लिया बेटा? ब्रेड्थ को मान लिया बाई। तो लेंथ और ब्रेड्थ को मानने से हमारा एरिया अभी फिलहाल कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा x बाई, एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। और फिट में चल रहा है तो फिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब पहली सिचुएशन क्या बन रही है? सिचुएशन नंबर 1, द एरिया ऑफ द पॉन्ड विल बी डिक्रीज्ड बाय 3 स्क्वायर फीट। मतलब एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा 3 स्क्वायर फीट से, ठीक है। ये रहा। इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज्ड, तो लेंथ को डिक्रीज करना है 2 से, तो लेंथ डिक्रीज हो गई, क्या हो गई बेटा? x - 2 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड, और ब्रेड्थ को इंक्रीज करके कितना हो जाएगा? y + 1। अगर अब आप इसका एरिया निकालोगे, अगर अब आप इसका एरिया निकालोगे तो एरिया जो है वो पुराना जो हमने माना था उस एरिया से कितना कम हो जाएगा? 3 फीट स्क्वायर कम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो जरा, x y और ये कितना हो जाएगा? प्लस का x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर xy - 3। xy से xy कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या मिला हमको बेटा? इक्वेशन, पहली इक्वेशन मिल गई, x - 2y बराबर -1। ये पहली इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? बन गई। अब दूसरा केस क्या है हमारे पास? तो दूसरा केस पे चलते हैं।
ठीक है, ये तो हो गया। इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय 4 स्क्वायर फीट, मतलब एरिया इंक्रीज हो जाएगा 4 स्क्वायर फीट से। इंक्रीज का मतलब प्लस हो गया। कब? इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय इंक्रीज्ड बाय 1 फीट, तो लेंथ जो है बेटा x है और उसको इंक्रीज किया 1 से, तो x प्लस 1, एंड ब्रेड्थ रिमेन्स सेम, तो इनटू में y आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा? y। तो ये हमारा नया सिचुएशन बन गया। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा हमारे पास? एक्स वाई प्लस वाई बराबर एक्स वाई प्लस 4। समझ में आया? तो y बराबर यहां से सीधा सीधा आ गया 4, y बराबर कितना आ गया? 4, और y बराबर 4 आ गया, तो इसको यहां से पुट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 टू द 8, 8 टू द जाएगा 7। मतलब हमारी लेंथ कितनी होगी बेटा? लेंथ का आंसर आ गया 7 फीट, और ब्रेड्थ कितनी होगी? 4 फीट। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। अगर इस केस में हमारा आंसर चाहिए तो हमारा आंसर आएगा 7 4 जा 28, ये हमारा एरिया हुआ। पर केस नंबर 1 चेक करते हैं। एरिया ऑफ पॉन्ड डिक्रीज्ड बाय 3, 3 से डिक्रीज होने का मतलब कितना हो गया? 25। इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 2, तो एक हो गया 5, 2 से डिक्रीज करेंगे, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो ये भी हो गया 5। तो बताओ सही आ गया कि नहीं आ गया? है ना? इस तरह से हम अपने आंसर को क्या कर सकते हैं? चेक भी कर सकते हैं। तो ये अच्छा सवाल है। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स हमको करने चाहिए। 1 मिनट बेटा रुको ना। हेलो, क्लास में हूँ, टाइम दो। यस बच्चा लोग, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था ना, पेरेंट्स का कॉल आया था तो वो उठाना ही पड़ता है बेटा, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए ही बने हैं ना। बच्चे और पेरेंट्स दो ही चीज़ों के लिए हम लोग पैदा हुए हैं, ऐसा मान के चल सकते हो। ठीक है, कि तुम लोग जो भी बोलोगे वो करना पड़ेगा, पेरेंट्स जो भी बोलेंगे वो भी करना ही पड़ेगा। बट हमको एक चीज़ चाहिए साथ में, कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छे से करो, और बड़े होके एक अच्छा आदमी, अच्छा नागरिक, अच्छा, है ना, अच्छी पोस्ट पे, अच्छी जॉब पे, है ना, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, या अपना खुद का बिजनेस, जो भी कर रहे हो ज़िंदगी में वो अच्छा करो, और खूब नाम कमाओ, खूब पैसा कमाओ। अच्छा है, ठीक। तो बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी मैं इसका एक और लेक्चर लूंगा, है ना बेटा। एक और लेक्चर क्यों लूंगा? एक और लेक्चर इसलिए लूंगा, अभी मेरे को और थोड़ी प्रॉब्लम्स और करवानी है, सो दैट कि मेरे बच्चों का एक भी नंबर नहीं कटे इस चैप्टर में। तो 1 2 3 3 चैप्टर बेटा, चैप्टर नंबर 1 2 3, ये 3 चैप्टर को हम लोग एकदम फिनिश कर लेंगे हम मेरे यूट्यूब चैनल से, और आपके लगभग 17 से 18 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाने हैं, है ना। 17 to 18 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाने हैं। हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठोक के आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हमारे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हमको सब कुछ पढ़ के जाना है, हमारे लिए एक एक नंबर कीमती है। तो हम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट पे नहीं जाने वाले, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ समझेंगे, और फिर पूरे में से पूरे नंबर लेके आएंगे। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए आप ये चैनल को देखते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, और अपने डाउट्स मेरे को भेजते रहना, अगर कुछ भी है तो, कुछ भी बच जाता है तो, और उसको मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। इंटरेक्टिव बनो, पूछो चीज़ों को, बात करो चीज़ों से, प्यार करो, मैथ से प्यार करना। अब धीरे धीरे आपको मैथ अच्छी लगने लगेगी, है ना। और भी मैं अब स्पीड में थोड़ा वीडियोस डालने लग जाऊंगा, सो दैट कि आपका जो सिलेबस है वो टाइमली पूरा हो जाए। टर्म 1 की तैयारी अच्छे से करो, सबकी टर्म 1 आने वाली है ना। टर्म 1 तक हम 2 चैप्टर और कर लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब 4 और 5 भी हम लोग कर लेंगे, तो आपके 5 चैप्टर तो लगभग तैयार हो ही चुके होंगे, है ना। ठीक है बच्चा लोग, चलो तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहो, पढ़ते रहो और सीखते रहो।